नमस्कार। सोचिए, एक देश जिसके पास न्यूक्लियर वेपन्स हैं, जो स्पेस पावर है और जिसकी सेना दुनिया की सबसे बड़ी सेनाओं में से एक है। फिर भी जब अपने ही हथियारों की बात आती है तो वो दुनिया के सबसे बड़े खरीदारों में से क्यों है? ये एक पहेली है ना? आज हम भारत के इसी डिफेंस पैराडॉक्स यानी रक्षा विरोधाभास की गहराइयों में उतरेंगे। देखिए, भारत उस एलीट क्लब का हिस्सा है जिसके पास परमाणु हथियार हैं, जो इसकी ताकत को दिखाता है। और सिर्फ यही नहीं, भारत का स्पेस प्रोग्राम इसरो दुनिया के बेस्ट में से एक है। ये साबित करता है कि हम कितने जटिल मिशन पूरे कर सकते हैं। और हाँ, जाहिर है भारत के पास दुनिया की सबसे बड़ी और सबसे अनुभवी सेनाओं में से एक तो है ही। तो ये सब होने के बावजूद सवाल तो यही उठता है कि आखिर भारत अपने लड़ाकू विमानों, पनडुब्बियों और यहाँ तक कि राइफलों के लिए भी दूसरे देशों पर निर्भर क्यों है? यही वो बड़ा विरोधाभास है जिसे हम आज समझने की कोशिश करेंगे। इस पहेली को सुलझाने के लिए हम 5 जरूरी पड़ावों से गुजरेंगे। पहले हम इस पावर पैराडॉक्स को समझेंगे, फिर इसकी ऐतिहासिक जड़ों में जाएंगे, टेक्नोलॉजी के गैप को देखेंगे, निर्भरता के उस चक्र को उजागर करेंगे जिसमें हम फंसे हैं, और आखिर में देखेंगे कि आगे का रास्ता क्या है। तो चलिए इस कहानी को शुरू से शुरू करते हैं। इस विरोधाभास की जड़ें भारत की आज़ादी के समय तक जाती हैं। देखते हैं कि कैसे स्वतंत्रता के बाद की नींव ने आज की स्थिति को बनाया है। 1947 में जब भारत आज़ाद हुआ तो हमें अंग्रेज़ों से एक बनी बनाई सेना तो मिली, मतलब सैनिक थे, बेस थे, कमांड स्ट्रक्चर था। लेकिन जो चीज़ नहीं मिली वो था एक डिफेंस इंडस्ट्रियल बेस, वो दिमाग, वो तकनीक जो एडवांस हथियार बनाने के लिए चाहिए होती है, जैसे कि जेट इंजन डिज़ाइन करना या ख़ास तरह के मेटल बनाना, वो हमारे पास था ही नहीं। उस समय की सरकार ने फैसला किया कि हथियार बनाने का सारा काम सिर्फ सरकार ही करेगी। प्राइवेट कंपनियों को दशकों तक इस फील्ड से दूर रखा गया। अब जब कंपटीशन ही नहीं होगा तो क्या होगा? इनोवेशन धीमा हो गया और एक ऐसा ब्यूरोक्रेटिक कल्चर बन गया जहां कागजी कार्रवाई नतीजों से ज़्यादा ज़रूरी हो गई। खैर, सिर्फ इतिहास ही एक वजह नहीं है, एक और बहुत बड़ी रुकावट है टेक्नोलॉजी का गैप। आज के हथियार इतने ज्यादा कॉम्प्लेक्स हैं कि इस गैप को भरना एक बहुत बड़ी चुनौती है। इस मुश्किल को समझने के चलिए एक फाइटर जेट के दिल की बात करते हैं, उसका इंजन। ये एक परफेक्ट एग्जाम्पल है कि हमें कितनी लंबी छलांग लगानी है। आप अंदाजा लगाइए, एक जेट इंजन के अंदर का माहौल कैसा होता होगा। वहां का तापमान पिघले हुए लावा से भी ज्यादा होता है। टरबाइन के ब्लेड 1 मिनट में 20,000 से भी ज्यादा बार घूमते हैं और हर पुर्जे को माइक्रोन की सटीकता से बनाना पड़ता है, मतलब इंसान के बाल से भी पतला। ये वाकई रॉकेट साइंस है। और यहीं पर एक कॉन्सेप्ट आता है जिसे कहते हैं जेनरेशनल टेक्नोलॉजी। इसका मतलब ये है कि आप रातों रात एक जेट इंजन नहीं बना सकते। इसे बनाने में दशकों की लगातार रिसर्च, टेस्टिंग, गलतियों से सीखने का ज्ञान लगता है। आप सीधे 10वें लेवल पर नहीं पहुंच सकते, आपको पहले लेवल से शुरू करना ही होगा। इसे ऐसे समझिए, अमेरिका और रूस जैसे देश दूसरे विश्व युद्ध के बाद से ही लगातार जेट इंजन बना रहे हैं। उनकी रिसर्च कभी रुकी नहीं। और भारत ने इस रेस में सीरियसली कब कदम रखा? 1970 और 80 के दशक में। तो हम असल में दशकों की उस बढ़त को आज भी पाटने की कोशिश कर रहे हैं। अब आते हैं उस सिस्टम पर जिसने भारत को बाहर से हथियार खरीदने के एक कभी न खत्म होने वाले चक्र में फंसा दिया है। ये एक ऐसा चक्र है जिसे तोड़ना बहुत मुश्किल रहा है। अमेरिका में क्या होता है? एक कंपनी को हजारों F-35 जेट्स बनाने का ऑर्डर मिलता है। इससे हर प्लेन की लागत कम हो जाती है। लेकिन भारत में ऑर्डर छोटे छोटे होते हैं, कुछ दर्जन रफेल यहाँ से, कुछ दर्जन सुखोई वहाँ से। इससे लागत भी बढ़ती है और मेंटेनेंस भी मुश्किल हो जाता है। और यहीं से एक दुष्चक्र, एक साइकिल शुरू हो जाता है। सेना को हथियार की तुरंत ज़रूरत पड़ती है तो वो बाहर से खरीद लेती है। इससे हमारी अपनी कंपनियों को बड़े ऑर्डर नहीं मिलते, और जब ऑर्डर ही नहीं तो वो R&D में पैसा क्यों लगाएंगी? नतीजा, अगली बार जब सेना को हथियारों की ज़रूरत होती है तो उसे फिर से बाहर से ही खरीदना पड़ता है। और देखिए, आत्मनिर्भरता का मतलब सिर्फ फैक्ट्रियां खोलना नहीं होता। इसके लिए एक पूरा इकोसिस्टम, एक पूरा माहौल बनाना पड़ता है। आपको चिप्स बनाने के लिए सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री चाहिए। आपको खास तरह के मेटल्स और सेंसर्स के लिए सप्लायर्स चाहिए। एक बड़ी स्किल्ड वर्कफोर्स चाहिए। और सबसे ज़रूरी, एक ऐसा कल्चर चाहिए जो रिसर्च में होने वाली गलतियों को सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा माने, ना कि नाकाम।
तो क्या इसका मतलब ये है कि सब कुछ निराशाजनक है? नहीं, बिल्कुल नहीं। हाल के सालों में इस चक्र को तोड़ने के लिए गंभीर कोशिशें हुई हैं। चलिए देखते हैं कि आगे का रास्ता कैसा दिख रहा है। अब भारत इस चक्र को तोड़ने के लिए बड़े कदम उठा रहा है। डिफेंस सेक्टर को प्राइवेट कंपनियों के लिए खोल दिया गया है ताकि कंपटीशन बढ़े। मेक इन इंडिया जैसी योजनाओं से लोकल खरीद को बढ़ावा दिया जा रहा है। पर हमें ये भी समझना होगा कि ये कोई जादू की छड़ी नहीं है। चीन को एक बड़ा डिफेंस मैन्युफैक्चरर बनने में 30 से 40 साल लग गए। ये एक बहुत लंबी यात्रा है और भारत की यात्रा अभी चल रही है। इसमें वक्त तो लगेगा। तो सबसे बड़ी बात यह है कि डिफेंस में आत्मनिर्भरता कोई स्विच नहीं है जिसे बस ऑन कर दिया। ये एक मैराथन है, कोई 100 मीटर की रेस नहीं। इसमें लगातार कोशिश और बहुत सारा धैर्य चाहिए। तो आखिर में सवाल ये नहीं है कि भारत को आत्मनिर्भर होना चाहिए या नहीं,